कितनी बढ़िया बिल्डिंग्स होती होगी ये, आप देख के समझ गए होगे ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह। पूरे देश में सिर्फ एक रेड लाइट है जो कि एयरपोर्ट के बाहर यहीं पे है। किसी जमाने में यहाँ पे शिप लगती होगी कुछ साल पहले तक, और फॉस्फेट इधर से बाहर जाता हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा होगी पीक पे, लोगों के पास पैसे होंगे नहीं जो इसमें रहते होंगे इसको रिपेयर करके दोबारा ठीक कराने के। और मेरे ख्याल से सिर्फ इकलौते हम ही टूरिस्ट है। ये देखो भाई, बिल्कुल खाली पूरी फ्लाइट। यहाँ वाले लोग भी पैसे वाले थे, सुपर कार्स रखते थे, फरारी वगैरह। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं फिलहाल फिजी के नांदी एयरपोर्ट, और कुछ ही देर में मेरी फ्लाइट एक ऐसे देश की जिसे कहा जाता है दुनिया का सबसे अनहेल्दीएस्ट देश। जी हाँ, दुनिया की सबसे ओबीस कंट्री, या दुनिया की सबसे फैटेस्ट कंट्री, या फिर दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्री भी इसे कहा जाता है। एक ऐसी कंट्री जिसकी 70% ज्यादा पॉपुलेशन ओबीस कैटेगरी में आती है और 94% ज्यादा पॉपुलेशन ओवरवेट में आती है। और यही नहीं, इस देश की पर कैपिटा जीडीपी की अगर हम बात करें तो 1970s और 80s में ये $50,000 की थी, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। जी हाँ, इस देश के लोग दुनिया में सबसे अमीर माने जाते थे, और वहीं आज 50 साल के बाद ये सिर्फ $10,000 रह गई है। और अब इस कंट्री की टोटल जीडीपी की बात करें तो दुनिया में सबसे कम आप इसे कह सकते हो। तो दुनिया की सबसे अमीर से सबसे गरीब कंट्री ये कैसे बनी, इसका जवाब हम इस देश में जाके ढूंढेंगे। जी हाँ, इस देश का नाम है नाउरू, जिसकी करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, और ये सिर्फ एक कैश ओनली एक्सक्लूसिव कंट्री है। पूरे देश में कोई भी एटीएम नहीं है, और ये पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंट्री है जिसकी कोई ऑफिशियल कैपिटल नहीं है। नाउरू देश के एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो वो है सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि इसे दुनिया का 3rd सबसे छोटा देश बनाता है आफ्टर वेटिकन सिटी एंड मोनाको। और वहीं अगर हम नाउरू की पॉपुलेशन की बात करें तो वो है सिर्फ 11,000, जो कि इसे दुनिया की 3rd स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री भी बनाता है आफ्टर टुवालू एंड वेटिकन सिटी। मैं पूरा श्योर हूँ कि अब तक मेरी तरह आपका मन भी क्यूरियोसिटी से भर चुका होगा, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस देश में जाने के लिए, क्योंकि मेरे मन में इतने सारे सवाल है और इतनी सारी स्पेशल चीज़ें इस देश के बारे में। 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, 3rd स्मॉलेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, एक ऐसी कंट्री जो दुनिया की सबसे अमीर थी अब दुनिया की सबसे गरीब है देखा जाए तो, और एक ऐसी कंट्री जो बिल्कुल आइसोलेटेड है, जिसकी कोई कैपिटल सिटी नहीं है, जिधर कोई एटीएम नहीं है, और जिधर के लोग दुनिया के सबसे अनहेल्दीएस्ट या फैटेस्ट लोग भी माने जाते हैं। तो चलो चल के एक्सप्लोर करते हैं नाउरू को। मैंने अपना चेक इन करा लिया एयरपोर्ट पे थोड़ी देर पहले, एयरलाइन काउंटर पे। अब सिक्योरिटी चेक करा के, इमिग्रेशन करा के फ्लाइट बोर्ड करते हैं और पहुँचते हैं नाउरू। ये है इनकी एयरलाइन, नाउरू एयरलाइंस। इसे आवर एयरलाइन से बोलते हैं, OUR। आगे वही नारू एयरपोर्ट पे, वो देखो ऊपर लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ नारू एयरपोर्ट। थोड़ी सी बूंदाबांदी हो रही है, बारिश हल्की सी। ये रहा नारू एयरलाइंस का प्लेन। तो मेरे पीछे जो आप प्लेन देख रहे हो, इनकी एयरलाइंस और एयरपोर्ट क्या चल रहा है, सब क्यों हो रहा है, इन सब के बारे में बात करेंगे। पहले एक बार इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करते हैं। एकामावीर ओमो, इमिग्रेशन, कस्टम, सिक्योरिटी सब होगा। आपको जैसे हम बता चुका, नाउरू का एरिया 21 स्क्वायर किलोमीटर है, और इसके बाहर की जो रोड है ना, उसे रिंग रोड भी बोलते हैं, वो है 19 किलोमीटर की। सारे लोग मोस्टली एज पे रहते हैं इस आइलैंड के, कोस्ट पे बिल्कुल, और बीच का जो एरिया वो ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। लेकिन बीच में एक कोने से दूसरे कोने अगर आप जाना चाहो तो चल के 40 से 45 मिनट में आप पहुंच सकते हो, और गाड़ी से अगर सफ़र करो तो पूरी रिंग रोड बाहर का अगर आपको चक्कर लगाना तो 1 घंटे से कम में आप लगा दोगे। पूरे देश में सिर्फ एक रेड लाइट है जो कि एयरपोर्ट के बाहर यहीं पे है, और कोई भी रेड लाइट नहीं है पूरे देश में। यहाँ पे ना मैंने होटल है एक, मैंने मैप पे देखा भी था, वो मैंने मेरे इमिग्रेशन फॉर्म में मेरी लोकेशन भी मैंने होटल लिख रखी है लगी। तो मैंने होटल की गाड़ी आई थी एयरपोर्ट पे, तो वो लेने आई होगी किसी पैसेंजर को, पर हमारी तो कोई बुकिंग है नहीं। तो मैं बोला कि भाई मैं भी साथ ले चलो, हमें भी रूम लेना होता हूँ, वहीं रुक जाएंगे। यहाँ से तो निकले किसी तरह, बाद में कोई व्हीकल मिले या ना मिले। चलो भाई। आ गया भाई ये होटल हमारा। जैसा हमने बताया, होटल बुक नहीं कर रखा हमने, यहाँ आके डिसाइड करेंगे, सही पड़ता है तो ले भी लेंगे। पर हमने ऑनलाइन थोड़ी सी रिसर्च करी थी तो दिखा रहा था कि 150-160 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से कम कुछ नहीं मिलेगा। मैंने पहले ही बताया, ये कैश ओनली एक्सक्लूसिव कंट्री, यहाँ पे एटीएम पूरे देश में कोई भी नहीं हो, सिर्फ कार्ड से पेमेंट होती है, और यहाँ की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलो चल के एक बार पूछते हैं रेट। होटल वालों ने डिस्काउंट के लिए तो मना कर दिया, 160 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का ही रेट है। हम बोले थोड़ा कम कर दो, पर मना कर दिया। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, 2 ही कमरे थे इनके पास, उनमें से एक कमरा हमने कर लिया सेलेक्ट, तो वो तैयार कर रहे हैं। होटल में जितने भी लोग रुके हुए ना, ये कमरे तो और भी महंगे हैं इनके पास, मतलब 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक के कमरे थे। लगा लो आप हिसाब। किसी टाइम में जब ये होती थी वही सबसे अमीर कंट्री, तो आते होंगे पैसे वाले लोग भी यहाँ पे। यहाँ वाले लोग भी पैसे वाले थे, सुपर कार्स रखते थे, फरारी वगैरह। हालांकि छोटा सा आइलैंड नेशन है, सिर्फ इकलौता यही आइलैंड है इस देश का, और ये बहुत एडवांटेज भी होती है, क्योंकि आमतौर पे जो आइलैंड नेशंस होते हैं ना,
वो स्कैटर्ड होते हैं। एक मेन टापू मिलेगा जिधर उनकी कैपिटल होगी, बाकी छोटे छोटे टापू कई सौ कई हज़ारों भी होते हैं कई देशों के। तो वो दिक्कत नहीं है, इधर एक ही मेन टापू है और भाई वही सब कुछ है। तो ना कोई दिक्कत होती लोगों को कंट्रोल करने में, डिफेंस में, हर चीज़ में कंट्रोल रहता है अच्छे से देश पे। अब जो लोग आ रहे हैं इधर, जो भी टूरिस्ट तो खैर कोई आ ही नहीं रहा, लीस्ट विजिटेड कंट्री है दुनिया की। पीछे से हम टुवालू में गए थे, वो भी एक्चुअली लीस्ट विजिटेड है, ये भी है। अब ऐसे कोई डिबेट नहीं कर सकते कि भाई किस में कम आ रहे हैं। उसमें भी साल में 100-200 टूरिस्ट आते हैं, इसमें भी तो कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ऐसा भी होता है कि पूरे साल में कोई टूरिस्ट ही ना आए। तो ये दोनों आप कह सकते हो दुनिया की लीस्ट विजिटेड कंट्रीज़ है। तो टूरिस्ट तो यहाँ आने से रहा, जो भी थोड़े बहुत लोग आए बिजनेस के पर्पज से ही आए होंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया, इधर के लोगों को नाउरुअन्स बोलते हैं। ये देखो कुछ नाउरुअन्स आने लग रहे इस ट्रक पे बैठ के। और ये जो नाउरुअन्स है ना, ये मिक्स है माइक्रोनेशियन और पॉलिनेशियंस का, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन इधर की पॉपुलेशन जैसे 11,500-12 हज़ार, उसमें से 60% लोग ही एथनिकली नाउरुअन्स है। मतलब 60% लोग तो एथनिकली नाउरुअन्स है, और लेकिन जो बाकी 40% जो बचे ना, उसमें से 25% तो बाकी पैसिफिक आइलैंडर्स है। मतलब आसपास के किसी और आइलैंड देश के, या फिर पॉलिनेशिया, माइक्रोन, इसी रीजन के बेसिकली। और बचे हुए जो 16% है, उसमें से आधे यूरोपियंस है और आधे चाइनीज़ एथनिसिटी के लोग हैं। वो यहाँ पे आके बस के वो यहाँ रह रहे हैं। और जो इनकी पॉपुलेशन है ना, वो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी होती रहती है, क्योंकि इनने ना एक डिटेंशन कैंप लगा रखा है ऑस्ट्रेलिया में। जो भी लोग रेफ्यूजीज आते हैं उनके लिए, जैसे अपने इंडियंस इलीगली अमेरिका जाते हैं, पाकिस्तानी, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया भी जो लोग आते हैं इराक से, ईरान से, श्रीलंका से, या साउथ ईस्ट एशिया जो भी हो गया, बांग्लादेश से, वो ऑस्ट्रेलिया क्या करता है, यहाँ पे रुकवा देता है ताकि इस देश की भी थोड़ी कमाई हो जाए, और पर पर्सन के हिसाब से इन्हें पैसे देता है। तो यहाँ पे डिटेंशन कैंप्स है, तो डिपेंड करता है उस कैंप में कितने लोग हैं, तो वो फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए इस देश की पॉपुलेशन भी ऊपर नीचे होती रहती है। कभी तो ऐसा भी होता है कि भाई वो 1000-2000 लोग हो जाए उसमें, और कभी ऐसा भी होता है कि भाई सिर्फ 20-30 लोग हो, जैसा अभी मेरे ख्याल इतने ही होंगे। टोटल 15,000 नाउरुअन्स माने जाते हैं पूरी दुनिया में जो टोटल है, जिसमें से 6,000 यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन का 60%। बचे हुए 9,000 जो नाउरुअन्स है, उसमें से 1000 रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और 8,000 नाउरुअन्स रहते हैं यूएसए में। यानी कि एथनिकली जो नाउरुअन्स है, वो खुद नाउरू कंट्री से ज़्यादा नाउरू के बाहर रहते हैं। 6,000 यहाँ पे और 8,000 अमेरिका में। ये देखो ये घर कैसे अबैंडेंट पड़ा है, ये गाड़ी के भी जंग लगा हुआ है, घर भी बिल्कुल अबैंडेंट है। जो मैं कारण गेस कर पा रहा हूँ वो यही होगा कि ये देखो समुद्र के बिल्कुल किनारे है, और यहाँ पे जो फॉस्फेट माइनिंग हुई है, जिसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं आपको आगे बताऊँगा अगली वीडियो में, उसकी वजह से यहाँ के एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुँचा है। देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा होगी पीक पे, देश का पैसा ख़त्म हो गया सारा। और वेदर चेंज की वजह से ये देखो पानी आया होगा अंदर और ये घर डूब गया होगा, यही हुआ होगा। और लोगों के पास पैसे होंगे नहीं जो इसमें रहते होंगे इसको रिपेयर करके दोबारा ठीक कराने के। तो भाई ये हालात है नाउरू के फ़िलहाल। ये देखो ये कुछ और प्रॉपर्टी ज़रूर पानी की वजह से डिस्ट्रॉय हुई होगी, और फिर इनके पास शायद पैसे नहीं होंगे इसको रिपेयर कराने के, तो ये अबैंडन पड़ी है। ये मेरे को तो लगता है इनके सी पोर्ट होते होंगे, क्योंकि सामान आता होगा ये। हाँ मेरे को वही लग रहा है, इनकी शिप लाइन हुई है मेरे ख्याल से। जंग लगा पड़ा है, और बिल्कुल यार कितनी बढ़िया बिल्डिंग्स होती होगी ये, आप देख के समझ गए होगे ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह। किसी ज़माने में यहाँ पे शिप लगती होगी कुछ साल पहले तक, और फॉस्फेट इधर से बाहर जाता होगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और इस फॉस्फेट की माइनिंग की वजह से इनकी जो मेरीन लाइफ है, समुद्री जो लाइफ है, ये भी अफेक्ट होगी। जानवरों के पेट में हैवी मेटल्स मिलते हैं, मच्छी भी नहीं खाने लायक बची, और इनके ना बहुत शार्प कोरल रीफ्स है पानी के अंदर। अब कोई भी बड़ा इधर शिप आता है ना, तो शिप भी नीचे से छुल जाता है, तो आ ही नहीं सकता। अभी देखो कैसे अबैंडन पड़ी है जगह। यार कमाल हो गया यार। बाकी इधर जो सप्लाईज है और जो खाना पीने का भी सामान आता है, वो भी सब पैक्ड आता है बाहर से, स्पेशली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, और उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और 6 हफ्ते तक लग जाते हैं यहाँ पे खाना पहुँचने में। तो ये सब लोग वही खाना खाते हैं प्रोसेस, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी इतनी ख़राब है, और देश की जो आर्थिक स्थिति है वो तो बिल्कुल ख़राब हो ही चुकी है।